Hello dear students, let's start with our next lecture again on pyrrole, that is about properties of pyrrole. In our last lecture we talked about methods of preparation of pyrrole, how we can synthesize it, and now coming to the properties. If we talk about physical properties, so pyrrole is a liquid which has chloroform like smell, and it's freely soluble in organic solvents because it's an organic compound, but simultaneously it's sparingly soluble in water, which means it has some dipolar character also, means it has some polar character also. So coming to now the chemical properties of pyrrole, and the first one is electrophilic substitution reactions. Just like any other aromatic compound like benzene, pyrrole is also aromatic in nature, and we know that resonance energy of pyrrole is 100 kilojoule per mole. Of course, it's less than benzene but quite appreciable, and it shows aromatic character, and so it also undergoes electrophilic substitution reactions very easily. Now pyrrole ring is electron rich. Why? Because नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ना खींच के रिंग को आसानी से इलेक्ट्रॉन देती है और इस रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना देती है. अब अगर रिंग के कार्बन्स पे इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है वो, तो इलेक्ट्रोफाइल उस पर आसानी से अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बड़ी इजीली हो जाएंगी. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? जैसे बेंजीन के केस में तुम जानते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विच वी कम अक्रॉस आर हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस. तो यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पायरोल भी शो करेगी. So we are now going to discuss various electrophilic substitution reactions which this pyrrole shows. First, about nitration. Now look at the reagents used. Either we can use nitric acid in presence of acetic anhydride, or simply we can use acetyl nitrile at 278 Kelvin, just means 25 degrees Celsius, very low temperature, less than even room temperature, and we get 2-nitropyrrole. Okay, now coming to sulfonation, we are using sulfur trioxide in presence of pyridine at 100 degrees Celsius, means at 373 Kelvin. And the product that we get is pyrrole 2-sulfonic acid. मतलब 2 पोजीशन पे कौन आके लग गया? SO3H लग गया. यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या आके लगा था? NO2 लगा था. यहाँ पे you can see I have written alpha. तो 2 पोजीशन is called also called alpha position, और जो 3 पोजीशन है that's also called beta position. So जस्ट टू क्लैरिफाई यू कि कई बार अल्फा नाइट्रोपायरोल भी हम मेंशन कर देते हैं, तो अल्फा या 2-नाइट्रोपायरोल मीन्स वन एंड द सेम थिंग. नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. इट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, और जो रीजेंट यूज करते हैं हम दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, एंड द कैटलिस्ट दैट वी यूज इज स्टेनिक क्लोराइड, एंड वी गेट 2-एसिटाइल पायरोल. मतलब 2 पोजीशन पे ये एसिटाइल आके लग गया जो इलेक्ट्रोफाइल है. नाउ कमिंग टू हैलोजिनेशन. क्लोरीनेशन इसमें नहीं होती है, इट्स वेरी विग्रस. ये नहीं कि रिएक्शन स्लो है इसलिए नहीं होती, इतनी फास्ट है कि हम इसको यूजुअल कंडीशंस में कर नहीं पाते हैं बिकॉज इट्स वेरी विग्रस. ब्रोमिनेशन अगर हम करते हैं तो जो रीजेंट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, अगेन एट 0 डिग्री सेल्सियस. 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस.
और जो प्रोडक्ट हमें मिला दैट इज टेट्राब्रोमोपायरोल। सिमिलरली अगर हमें आयोडीनेशन करनी है तो आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड करते हैं। अगेन रिएक्शन इज वेरी फास्ट और जो हमें प्रोडक्ट मिला वो टेट्राआयोडोपायरोल मिला। ओके, अभी हम इस चीज़ को वापस डिस्कस करते हैं कि हर केस में यू कैन सी कि जो हम रिएक्टेंट मतलब जो रीजेंट यूज़ कर रहे हैं और जो कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर या कैटलिस्ट की, वो क्या हैं। हेयर वी आर ट्राइंग टू यूज़ एसिटाइल नाइट्राइट, और अगर नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर रहे हैं तो डाइल्यूट है वो, और इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड कर रहे हैं उसको यूज़। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमने एसिटाइलेटिंग एजेंट एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ किया, लेकिन कैटलिस्ट वीक यूज़ किया है और वीक कैटलिस्ट है ये स्टेनिक क्लोराइड। इसी तरह ब्रोमिनेशन के लिए हमने ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल किया, टेम्परेचर बहुत लो रखा और फिर भी 4 पोजीशन पे आके ये ब्रोमीन लग गई, और इसी तरह आयोडीनेशन में बल्कि रीजेंट्स होते हुए भी 4 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई। अगर तुम बेंजीन को याद करो तो बेंजीन के केस में नाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। सल्फोनेशन में भी हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट डालते हैं, तभी रिएक्शन होती है। अगर हम ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड, और सिर्फ एक ही Cl या Br बेंजीन पे आके लगती है, और इसी तरह से आयोडीनेशन का केस रहता है। मतलब कि बेंजीन के केस में हमें स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट या स्ट्रॉन्ग कंडीशन, स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड्स यूज़ करने पड़ते हैं, तब वो रिएक्शन होती है। और पायरोल में हम क्या देख रहे हैं कि ये रिएक्शन बहुत ही माइल्ड रीजेंट्स यूज़ करके हो रही है और मल्टीपल पोजीशंस पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही हैं। सो by looking at the conditions that we use for electrophilic substitution, you can judge कि pyrrole is much more reactive than benzene. Okay? यहाँ पे coming to chlorination, वैसे हमने कहा था कि क्लोरीनेशन होती ही नहीं है क्योंकि वो बहुत विगरस है। अगर कराना चाहते हैं हम तो साइंटिस्ट ने ये चेक किया, ये फाइंड आउट किया कि बहुत ही माइल्ड क्लोरीनेटिंग एजेंट, डायरेक्ट क्लोरीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, SO2Cl2 थायोनाइल क्लोराइड यूज़ करो तो क्लोरीनेशन की जा सकती है, एंड स्टिल यू कैन सी कि 2 और 5 दोनों पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाती हैं। 2,5 डाइक्लोरोपायरोल इज व्हाट वी गेट। फर्दर पायरोल इज मच मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए वी सी दैट पायरोल अंडरगोज these two reaction, Reimer-Tiemann reaction and Gettermann-Koch reaction, जो बेंजीन शो नहीं करती, और इंस्टेड फिनोल विच इज मच मोर रिएक्टिव देन बेंजीन वो शो करती है Reimer-Tiemann reaction और Gettermann-Koch reaction. Remember that? Okay. So what we can say कि reactivity of pyrrole is more than benzene and it is equivalent to that of phenol. क्योंकि फिनोल बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसी के इक्वलेंट रिएक्टिविटी रहती है हमारे यहाँ पे पायरोल की. ओके, सो जस्ट लाइक फिनोल, पायरोल अंडरगोज Reimer-Tiemann रिएक्शन. रीजेंट जो यूज़ किए जाते हैं दे आर क्लोरोफॉर्म एंड KOH, और बेंजीन के केस में CHO लगता था, मतलब सैलिसिलैल्डिहाइड बनता था, यहाँ पे भी CHO लग गया आके. इसी तरह Gettermann-Koch में जो हम रीजेंट यूज़ करते हैं दे आर HCN HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट. यही रीजेंट बेंजीन के केस में यूज़ होते हैं, यही यहाँ पे हम
पायरोल के केस में यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी CHO ग्रुप आके लगा है, बेंजीन में भी CHO लगता है। जब बेंजीन पे CHO लगता है उस कंपाउंड का नाम क्या, सॉरी नॉट बेंजीन, हमने कहा बेंजीन तो शो करती ही नहीं है, फिनोल करती है। ओके, तो फिनोल के केस में जब CHO ग्रुप आके लगता है वी कॉल इट सैलिसिलएल्डिहाइड। ओके, और यहाँ पे पायरोल की रिएक्टिविटी क्योंकि फिनोल के इक्विवेलेंट है यहाँ पे आके लगा तो वी से कि वी गेट पायरोल टू कार्बोक्सिलएल्डिहाइड बाय बोथ रीमन-टीमन रिएक्शन एज वेल एज गेटरमैन-कोच रिएक्शन। So what we want to convey you is कि electrophilic substitution reactions on pyrrole occur more easily as compared to benzene, and reactivity of pyrrole is equivalent to that of phenol, and the reactions are done with comparatively milder reagents under milder conditions of temperature and pressure. So that was about electrophilic substitution reactions. Okay, fine. Now moving on to the next property, that is amphoteric character of pyrrole. Amphoteric का क्या मतलब हुआ कि पायरोल बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। ओके, तो पायरोल बहुत वीक बेस है, इसकी Kb वैल्यू इज 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14, वेरी माइल्ड, वेरी वीक बेस। और इसका बेसिक करेक्टर इतना कम क्यों है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो पायरोल है इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिख तो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये अपना लोन पेयर रिंग को दे देता है, और इसी वजह से ही तो हमने कहा था कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली होती है। व्हाट इट मीन्स कि ये लोन पेयर नाइट्रोजन के पास ना होके रिंग के कार्बन्स के पास है, और अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर अगर हम कोई एसिड इसमें डालते भी हैं तो ये लोन पेयर उस एसिड को नहीं दे पाएगा। सो इट्स अ वेरी वीक बेस, पहली चीज। ऑन द अदर हैंड पायरोल शोज एसिडिक करेक्टर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, जैसे अमोनिया हुआ, एमीन्स हुए, वो बेसिक होते हैं, तो ये भी बेसिक होता, लेकिन इसका बेसिक करेक्टर कम क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ऑन अदर हैंड पायरोल एसिडिक करेक्टर क्यों शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है? और वो शो करेगा ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस। अगर कोई बेस उसके नज़दीक आता है तो पायरोल एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। सो पायरोल ऑन ट्रीटमेंट विद सम बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH, लूजेस दिस पर्टिकुलर H। वो किसने ले ली? OH ने ले ली, वाटर लूज हो गया, और नाइट्रोजन के पास क्या आ गया? K पॉजिटिव। तो हमें ये क्या मिल गया? सॉर्ट ऑफ पायरोल का एनायन मिल गया। पोटेशियम साल्ट ऑफ पायरोल मीन्स पायरोल एनायन मिल गया। अब ये जो पायरोल का एनायन है, इफ दिस इज मोर स्टेबल देन पायरोल इटसेल्फ, तो ये बनना चाहेगा, एंड इट इज एक्चुअली मोर स्टेबल देन पायरोल, विच इज विजिबल बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पायरोल। यू कैन सी कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आगे दिया और पाई बॉन्ड आगे मूव किया, ये सेकेंड स्ट्रक्चर बनी। फिर ये नेगेटिव चार्ज मूव हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, एंड सो ऑन। अब इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तुम देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज है जो मूव कर रहा है, कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। जब हमने पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें तुमने देखा था कि चार्ज सेपरेशन आ जाती है, और वहाँ हमने कहा था कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी पायरोल इज लेस एरोमेटिक देन बेंजीन, है ना। तो पायरोल के कंपैरिजन में पायरोल एनायन की स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो बनना चाहेगा, राइट। सो पायरोल इज मच एसिडिक इन नेचर। Further, it is visible, acidic character is visible
कि when pyrrole is treated with some Grignard reagent like methyl magnesium bromide, तो ये वाली जो H है ये लूज हो जाती है इस CH3 डेल्टा नेगेटिव एंड MgBr डेल्टा पॉजिटिव। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट का करेक्टर होता है कि पार्शियल पोलर करेक्टर है। तो मिथाइल नेगेटिव को ये H पॉजिटिव मिला, ये मीथेन निकल गई और यहाँ पे हमें मिल गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड salt of this pyrrole. So this character, these reactions show that pyrrole is much acidic in nature. Still, it's a very weak base also. That's why we say कि it shows amphoteric character. Okay. So these are the two properties which we have discussed till now: electrophilic substitution and amphoteric character of pyrrole. So the next property, third property, that is actually ring expansion reaction. I have written here Riemann-Tiemann reaction and ring expansion. The reason for that is कि the conditions under which ring expansion occurs are the same through which Riemann-Tiemann reaction occurs. अभी पीछे ही हमने देखा कि जो पायरोल है वो बहुत रिएक्टिव है और फिनोल जैसी रिएक्टिविटी है, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म KOH वो हमें पायरोल का 2 एल्डिहाइड दे देती थी, राइट। लेकिन एक्चुअली हम क्या देखते हैं कि जब रीमन-टीमन रिएक्शन की जाती है तो अलोंग विद दिस 2 कार्बोक्सिल्डिहाइड वी ऑल्सो गेट 3 क्लोरोपिरीडीन। पिरीडीन इज अ 6 मेंबर्ड न्यूट्रोसाइकिल जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो 5 मेंबर्ड रिंग जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गई है। इसीलिए दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। नाउ हाउ इट ऑल हैपन्स, रीमन-टीमन इज नॉर्मल वन जो हम एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन ये रिंग एक्सपेंशन से 3 क्लोरोपिरीडीन कैसे बनी ये इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। और इस तरह की कन्वर्जन पूछ भी ली जाती है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट पायरोल इनटू पिरीडीन, राइट। ये उसका सब्स्टिट्यूट ही तो है, सब्स्टिट्यूटेड पिरीडीन है। तो पायरोल को पिरीडीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो इसी रीमन-टीमन रिएक्शन के थ्रू करते हैं। सो व्हाट हैपन्स कि क्लोरोफॉर्म जो है बेस की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में, इसका ये वाला प्रोटॉन ये एसिडिक प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Cl ग्रुप लगे हुए हैं, राइट। तो वाटर लूज हुआ यहाँ से और हमें मिल गया ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन। लेकिन ये कार्बेनाइन बहुत अनस्टेबल है क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैं कह रही हूँ, वो अपनी तरफ खींचते हैं तो वो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे। एक Cl लूज कर देता है ये और ये बना देता है डाइक्लोरोकार्बीन, एंड दिस डाइक्लोरोकार्बीन इज द अटैकिंग रीजेंट ऑन दिस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पायरोल। अब कैसे, डाइक्लोरोकार्बीन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये डबल बॉन्ड था यहाँ पे, है ना। और डबल बॉन्ड कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन को जुड़ने से ही तो एक बॉन्ड बनता है। सो वी कैन विजुअलाइज इट दिस बॉन्ड एज मेड ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब कार्बीन अटैक करती है तो ये फ्री रेडिकल्स की तरह अटैक होता है और यहाँ पे ये एक रिंग बना देती है, बाईसाइक्लो रिंग बन गई है। अब ये ऑफ कोर्स अनस्टेबल है। अब ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पोटेशियम सॉल्ट मीन्स नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, this shifts to the next bond, this bond ruptures and Cl being a good living group निकल गया। अब इस बॉन्ड के हटने से क्या हो गया, 5 मेंबर्ड की जगह अब ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। ये वाला बॉन्ड ये है, जब नाइट्रोजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए तो ये आ गया, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को मिले तो ये बन गया। एक Cl निकल गया था, एक Cl रह गया, तो हमें क्या मिल गया, 3 क्लोरोपिरीडीन। तो इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हुई क्योंकि डाइक्लोरोकार्बीन ने जब अटैक किया तो ये
मोनोसाइक्लिक की जगह ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया और फिर अनस्टेबल होने के कारण इसमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन गई 3-chloro-pyridine। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैकेनिज्म को रिवाइज करना। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल दैट इज रिडक्शन। जो पायरोल है, नाउ दिस इज रिडक्शन, यहाँ पे आ जाओ। पायरोल under different reducing agents gives different product. If reducing reagent used is weak, this is weak reducing agent zinc and acetic acid, तो it undergoes partial reduction, एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है और हमें मिल जाती है 3-pyroline। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ तो वो या तो ये होता या तो ये होता, मतलब हमें मिलना चाहिए था दिस वन, लेकिन मिला है 3-pyroline ना कि 2-pyroline। उसका भी रीज़न है, क्योंकि जिंक और एसिटिक एसिड ने जब इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे हमने पहले बताया कि ये जो 2 डबल बॉन्ड हैं वो इस तरह से हैं। जब यहाँ से इसको H मिले तो एक H डॉट ने यहाँ पे अटैक किया, दूसरे H डॉट ने यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे तो लग गए H और H, और अब बच गए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जुड़ गए, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रह गया। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि जिंक एसिटिक एसिड से जो रिडक्शन हुई है फ्री रेडिकल रिडक्शन हुई है, और इस वजह से हमें 2-pyroline ना मिलके 3-pyroline मिला। इफ़ रिड्यूसिंग रीजेंट इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, मतलब नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, माइल्ड है ये वीक, ये माइल्ड, और फिर हम स्ट्रॉन्ग पे आएंगे, तो इससे स्ट्रॉन्गर है फॉस्फोरस HI, तो कंप्लीट रिडक्शन हो गई और दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गए और हमें मिल गया पायरोली-D। और अगर हम सीधा ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लें, जैसे निकल हाइड्रोजन, मतलब कैटालिटिक रिडक्शन, तो दोनों डबल बॉन्ड एक ही स्टेप में रिड्यूस हो जाते हैं और हमें ये पायरोली-D मिल जाता है। फॉस्फोरस HI इसको रिड्यूस नहीं कर रहा है, फॉस्फोरस HI पायरोलीन को रिड्यूस कर रहा है इनटू पायरोली-D, और निकल हाइड्रोजन डायरेक्ट पायरोल को रिड्यूस कर रहा है इनटू पायरोली-D। ये कॉमन नेम है, अदरवाइज वी कैन कॉल इट, दिस वाज 1 ना, तो दिस इज 2, 3, 4, 5 टेट्राहाइड्रोपायरोल, मतलब ये जो डबल बॉन्ड थे दोनों रिड्यूस हुए, और ये टेट्राहाइड्रोपायरोल का ही कॉमन नेम है पायरोली-D। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। If we use oxidizing agent like chromic oxide, chromium oxide and acetic acid on pyrrole, it undergoes oxidation, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज मेलियमाइड, मतलब इन पोजीशन पे 2 और 5 पोजीशन पे ऑक्सीडेशन हो जाती है और हमें मिल जाता है मेलियमाइड। एंड नेक्स्ट reaction shown by pyrrole is ring cleavage. Because ring is reactive, it undergoes cleavage if we reflux it with hydroxyl amine. अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करते हैं पायरोल की, तो ये रिंग रप्चर हो रही है, और रप्चर होने के बाद हमें मिला है सक्सीनेल्डिहाइड डाइऑक्साइन। ये तुम जानते हो CH2 COOH होता है सक्सीनिक एसिड, अगर ये CHO है तो सक्सीनेल्डिहाइड, और अगर ये उसका ऑक्साइन बन जाता है तो सक्सीनेल्डिहाइड डाइऑक्साइन, और पायरोल से एक्चुअली हमें क्या मिलता है, सक्सीनेल्डिहाइड डाइऑक्साइन मिलता है। सो दैट वाज अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस शोन बाय पायरोल। एक और रिएक्शन है दैट इज डील्स-एल्डर रिएक्शन, जो कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि फ्यूरिन शो करते हैं, इसमें एग्जैक्टली डील्स-एल्डर रिएक्शन नहीं होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डील्स-एल्डर की टर्म में वो रिएक्ट नहीं कर रहा। सब्स्टिट्यूशन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक जैसे सब्स्टिट्यूशन होती है उस तरह सब्स्टिट्यूशन हो जाती है।
सो फ्यूरेन और इसको डिस्टिंक्ट करने में हम इसको वहाँ डिस्कस कर लेंगे. सो दैट वाज अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Then we talked about basic and acidic character. Then Riemann-Tiemann reaction leading to ring expansion. Reduction reactions under different conditions. Oxidation reaction कब होती है और ring rupture, ring cleavage भी हो सकती है on refluxing with hydroxylamine. So with that, pyrrole is discussed completely, preparation as well as property. और अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करें. Okay.